गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। ठीक है, 95 क्वेश्चन हम लोग समाप्त कर चुके थे और आज से 96 क्वेश्चन पे हाथ लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो वज्जी महाजनपद की आप लोगों को पता होगा कि महाजनपद की वज्जी क्या थी? वैशाली थी। ठीक है, वज्जी महाजनपद की जो राजधानी थी वो वैशाली थी, जबकि कौशल जो थी श्रावस्ती की थी और अंग की चंपा थी। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। मगध कौशल महाजनपद वर्तमान में किसका भाग है? ये है तो कौशल आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, श्रावस्ती साइड में पड़ता है। ठीक है, कौशल किसका है? तो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है दोस्तों, कौशल ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह की देख सकते हैं आप, पूरा डिस्क्राइब करके दिया हुआ है। झारखंड में पाई जाने वाली लोहे की खदान ने प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के उदय में सहयोग दिया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मगध। ठीक है, मगध में इसने बहुत ज़्यादा योगदान दिया दोस्तों। आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही मार के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी तरह से हम लोग। और यहाँ पर देख सकते हैं कि दिया हुआ 99 क्वेश्चन, मगध महाजनपद किन दो नदियों के बीच घिरा हुआ था? ठीक है, आपको बताना है कि किन दो नदियों की यहाँ पर दोस्तों बता रहे हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगा और सोन के बीच में स्थित था। ठीक है, गंगा और सोन के बीच में आप आज भी देखते होंगे कि मगध जो है बिहार में पड़ता है और वहाँ पर गंगा नदी के तट पर आप देखते होंगे कि छठ पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है दोस्तों। और हमारे गुरु जी का भी कोचिंग वहाँ पर भी है, तो आप जान सकते हैं, इसलिए वो भी पॉपुलर है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आगे की तरफ। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को के रूप में जाना जाता था, तो इसको दोस्तों मगध का क्षेत्र बोलते थे। अभी हम लोग पढ़े हैं कि कौन मगध का क्षेत्र माना जाता था। ठीक है, मगध ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, मगध इसका सही ऑप्शन। ठीक है, हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में डैश कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी, बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, तो आप पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ पर थी, तो दोस्तों राजगिरी थी। ठीक है, राजगिरी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राजगिरी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार आप लोगों को पुनः बता दूं, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया तो तुरंत दोस्तों को लीजिए, क्योंकि पिनेक्कल बुक को बनाने और पहले तो हम लोग इसको पीडीएफ में ट्रांसफ़र करते हैं, इसके बाद में वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज का मतलब कितना लोग लेते थे? देख सकते हैं कि आप पहले 1/6 लेते थे, यानी 1/6 लेते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग मार के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, 1/6। अब देख सकते हैं शासक का नाम, उस शासक यहाँ पर देना चाहिए उसको कोई। शासक का नाम बताइए, साम्राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन देख सकते हैं कि महापद्मनंद मगध साम्राज्य से, ये तो सही है, लेकिन अजातशत्रु मौर्य वंश से नहीं संबंधित था। दोस्तों आपको बता दूं अजातशत्रु जो था ये हर्यक वंश से संबंधित था। ठीक है, किस वंश से? तो हर्यक वंश से संबंधित था। इसने अपने पिता की हत्या करके कुर्सी पर स्वयं बैठा था, जबकि इसका पुत्र ही इसकी हत्या कर दिया था, उदयन। ठीक है, उदयन ने पाटलिपुत्र की भी स्थापना की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर केवल एक सही हो जाएगा। तो हम लोग चलिए बढ़ देखते हैं कि आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल ए सही है। ठीक है, ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे करेक्ट करके। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु का पुत्र था। अजातशत्रु का जो पुत्र था दोस्तों आपको पता होगा कि बिम्बिसार। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु डैश का पुत्र था, सॉरी डैश मतलब किसका पुत्र था? अजातशत्रु। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बिम्बिसार। अभी हमने आपको बताया था कि बिम्बिसार की हत्या करके ये स्वयं को कुर्सी पर बैठ गया था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि दोस्तों इसके पुत्र ने, उदयन ने, यहाँ पर जो उदयन दिया इसके पुत्र ने भी इसकी हत्या कर दी थी अजातशत्रु की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरह वीडियो में नंद वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? नंद वंश का अंतिम जो शासक था दोस्तों वो था घनानंद। घनानंद ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, घनानंद और चाणक्य की आप लोग कहानी शायद जानते ही भी होंगे। घनानंद के बारे में आपको बता दूं कि घनानंद को ही भारत का अग्रमीज कहा जाता था। ठीक है, सिकंदर के समय यही शासक था। ठीक है, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो भी इस उस टाइम ये भी था। ठीक है, उस समय शासक के रूप में ये विद्यमान था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक बार देख ले सकते हैं कि आप यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए, लेकिन हम लोगों का घनानंद सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं मौर्य वंश में। ठीक है,
अब मौर्य वंश समाप्त करने के बाद में दोस्तों हम लोग फिर इसके बाद में देखते हैं जो भी वंश पढ़ेंगे, या गुप्त हो या कोई भी वंश हो, हम लोग उसको पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंहली श्रीलंकाई वृत्तांत है जो मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है? ठीक है, तो आपको पता होगा कि महावंश इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, महावंश इसका सही आंसर होने वाला है। और दोस्तों आपको बता दूं कि जो इंडिका है, इंडिका के लेखक जो है मेगस्थनीज है। ठीक है, मेगस्थनीज है। मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त हैं। और अर्थशास्त्र के स्वयं कौटिल्य हैं, यानी जिनको चाणक्य कहा जाता है। अर्थशास्त्र दोस्तों वो वाला अर्थशास्त्र नहीं है जो आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, बल्कि ये राजनीति विषय पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मौर्य शासक था जिसकी हत्या उसके सेनापति ने कर दी थी? ठीक, आपको पता हो कि बृहद्रथ की हत्या जो थी कर दी गई थी। और ये अंतिम क्वेश्चन पूछता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को मार्क कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म और उसके अहिंसा के सिद्धांत को अपना लिया था? आपको पता होगा कि अशोक इसका सही आंसर होने वाला है, ये शायद सबको पता है। और मेरे शिफ्ट में एसएससी जीडी का जब मैं पेपर देने गया था वहाँ पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। दोस्तों देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, अगर ये इस तरह क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाते समझ लीजिए आप कंपटीशन बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने श्रवणबेलगोला में आमरण अनशन किया और उसकी मृत्यु हो गई? तो आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य थे इसका। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इन्होंने अंतिम समय पर जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, अंतिम समय पर क्या किया था? जैन धर्म को अपना लिया था। और जैन धर्म का दोस्तों एक सिद्धांत होता था कि आपको मरते वक्त संलेखन विधि से अपने प्राण को त्यागना होता था। ठीक है, तो इन्होंने संलेखन विधि की थी तब इनके प्राण निकले थे। ठीक है, और ऐसा नहीं किसी के खिलाफ ये आमरण अनशन पर बैठे थे जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी बैठे थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर उसका सही हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 110 में दिया है कि सांची स्तूप की नींव निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा रखी गई थी? तो आपको पता है कि सांची की स्तूप को भी अशोक ने ही बनवाया था। ठीक है, अशोक ऑप्शन नंबर ये सही सी सही हो जाएगा। और अशोक को दोस्तों आपको बता दें शिलालेखों का जनक भी इसको माना जाता है, अशोक को ही। ठीक है, इसने बहुत सारी शिलालेखों को भी बनवाया है। ठीक है, तो आज चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? समाहर्ता नामक अधिकारी का जो कार्य था दोस्तों, कर निर्धारण। ठीक है, कर का क्या करता था? निर्धारण करता समाहर्ता नामक अधिकारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी तरह वीडियो में। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए डैश पर एक मिशन भेजा था। तो आपको पता है कि श्रीलंका में इसने भेजा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर, जबकि श्रीलंका में दोस्तों अशोक का कोई भी शिलालेख नहीं पाया गया है। ऑप्शन ये भी फंसा लेता है कि निम्नलिखित में से किस जगह पर अशोक की एक भी शिलालेख मौजूद नहीं है, तो उसका भी आंसर होता है श्रीलंका। जबकि ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनी को किसने भेजा था? तो आपको पता है कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर का क्या था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर के भारत में आया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः कहूँगा कि अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तुरंत करें। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने आपको पता है कि यहाँ पर किसको पराजित किया था? सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं सेल्यूकस निकेटर को उसने पराजित किया था। और यहाँ पर देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने डैश की सहायता से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका था। किसकी? तो आपको पता होगा दोस्तों कि विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य ने विष्णुगुप्त की सहायता से क्या किया था? इसको उखाड़ कर फेंक दिया था। ठीक है, विष्णुगुप्त को हम लोग चाणक्य भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। ठीक है, चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग टिक करके सी को। एक सेकेंड। अशोक सम्राट ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो आप सबको बता दें 8 वर्ष बाद इसने क्या कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन नंबर सी बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 8 वर्ष। यहाँ पर देख सकते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, इससे बचना है हम लोगों को। ठीक है, सारी क्वेश्चन को रट के तभी जाना है, नहीं तो अगर एक भी समय में क्वेश्चन छूट गया तो एग्जाम को आप
आपको कई हज़ार बच्चों के पीछे ढकेल देगा। ठीक है, तो हमको ज़रा सा भी मिस्टेक नहीं करनी है और सारी क्वेश्चन को सही सही करना है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख किया है। ठीक है, तो कितने भागों में इसको विभक्त मतलब किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह वीडियो में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे, उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो हम लोग चलिए देख लेते हैं विस्तार पूर्वक। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या कहा जाता था, तो ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, कहाँ पर हम लोग पढ़े रहे थे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र घुड़सवार को क्या कहा, हाँ यहाँ पर अश्वाध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, अश्व मतलब घोड़ा होता है तो दोस्तों, तो आपको पता ही होगा कि अश्वाध्यक्ष ही कहा जाएगा। ठीक है, अश्वाध्यक्ष यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और डैश में पाई गई मौर्य स्तंभ की राजधानी को सिंह राजधानी के नाम से जाना जाता है, तो कहाँ पर, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि आप यहाँ पर जो आज सारनाथ में पाया गया है। ठीक है, सारनाथ इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सेकंड, हाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया भी है पूरा डिस्क्राइब करके। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का संक्षिप्त विवरण देता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बार बार मिस्टेक हो जा रहा है मुझसे, क्योंकि मेरे पास अभी टच पेन नहीं है, टच पेन, और पूरे तरीके से मेरे पास अभी लैपटॉप भी नहीं है, तो मोबाइल से वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ठीक है, यदि इसी तरह से आप लोग प्यार देते रहेंगे तो जरूर एक दिन दोस्तों ज़रूर खरीदेंगे लैपटॉप, इससे वीडियो बनाने में आप लोगों के लिए आसानी हो। और यहाँ पर बार बार इधर PDF इधर उधर सरक के चला जाता है। ठीक है, मौर्यों द्वारा नागार्जुनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय को दान में दी गई थी, तो आपको पता होगा कि आजीवक लोग यहाँ पर रहते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, आजीवक संप्रदाय का कभी कभी दोस्तों पूछ लेता है कि संस्थापक कौन था, तो मखलीपुत्र गोसाल था। ठीक है, कौन था, तो मखलीपुत्र गोसाल, तो यहाँ पर आजीवक संप्रदाय सही हो जाएगा। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ एक सेकंड, अशोक के शिलालेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था, तो कौन सा नहीं था दोस्तों, तो इंद्रप्रस्थ नहीं था। आपको बताओ इंद्रप्रस्थ जो है ये यूपी में पड़ता है शायद, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, तो आपको पता है 5 जो थे प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, कितने थे, 5, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह वीडियो में। ठीक है, यूनानियों द्वारा किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता था, तो आपको पता है कि बिंदुसार को कहते थे। ठीक है, बिंदुसार को ही कहते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे, निम्नलिखित में कौन सा शहर सबसे दक्षिण छोर पर स्थित था, तो आपको पता है ब्रह्मगिरी था, ये सबसे दक्षिण छोर पर था। ठीक है, ब्रह्मगिरी, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं है, तो आपको पता होगा कि अशोक के सांची में शिलालेख नहीं, जबकि अशोक ने सांची में स्तूपों का निर्माण करवाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही। सांची पड़ता है कहाँ, MP में पड़ता है। ठीक है, MP यानी मध्य प्रदेश में दोस्तों पड़ता है, MP के विदिशा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार पुनः कहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या था, अशोक के स्तंभों का जो मूल दोस्तों उद्देश्य था, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर धर्मांतरण का प्रचार प्रसार करना, या फिर भेरी घोष का प्रचार प्रसार करना, सांप्रदायिक आस्था का प्रचार प्रसार करना, धर्म नीति का प्रचार प्रसार करना। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धर्म नीति का, यानी जो उसकी धार्मिक नीति थी उसका क्या है, प्रचार प्रसार करना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आज इतना ही दोस्तों वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, दिक्कत होगा। चलिए यहाँ पर स्टॉप करते हैं वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है, तो आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करिए। अभी स्टार्ट किया हूँ चैनल को। जय हिंद, जय